A very good morning to all students. Once again, we are coming to introduce a new topic of chapter number 10, financial market. You know very well, there are basically two types of the financial market, that's the money market and capital market. Furtherly, we classify the capital market into two categories, the primary market and secondary market. Primary market is a market where we issue a new security to the investors, and the secondary market is a market where we issued a second hand security to the investors. Basically, secondary market is also known as a stock market or stock exchange. In this market, security are not directly issued by the company to investor, but it is sold by the existing investor to the other investor. It provides liquidity and marketability to existing securities. It also contributes to economic growth by channelizing fund into the most productive investment. Through the process of disinvestment by existing investor and reinvestment by the new investors, security are cleared and settled within the regulatory framework of SEBI. You know very well कि सपोज हम लोगों ने कोई भी शेयर में पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है और इन फ्यूचर हम चाहते हैं कि हमारा जो सिक्योरिटीज़ हो वो कैश में कन्वर्ट हो जाए, तो इस सिचुएशन में हम लोग करते क्या हैं कि हम सेकेंडरी मार्केट में यानी स्टॉक एक्सचेंज में अपनी सिक्योरिटी को सेल करा सकते हैं। यानी कि जो एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ऑलरेडी प्राइमरी मार्केट में इशू हैं उनको लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, उसे लिक्विडिटी प्रोवाइड करने के लिए, उसको मार्केटेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए हम लोग सेकेंडरी मार्केट या स्टॉक एक्सचेंज का यूज़ करते हैं। और जनरली जो सारे स्टॉक एक्सचेंज के जो क्राइटेरियाज़ होते हैं, जो सिक्योरिटीज़ को लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी का काम कराया जाता है, ये सारी की सारी चीज़ें सेबी के अंडर में, सेबी के रेगुलेशन के अंडर में परफॉर्म की जाती है। सेबी मीन सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उन्होंने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हुए हैं। उन रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ही हम लोग सारी सिक्योरिटीज़ को सेटल करते हैं, क्लियर करते हैं। सो बेसिकली सेकेंडरी मार्केट स्टॉक एक्सचेंज का रूल ये है कि सपोज़ आप एक एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं, यानी आपने ऑलरेडी प्राइमरी मार्केट से कई तरह के शेयर्स परचेस कर रखे हैं। इन फ्यूचर अगर आपको इफ़ यू वांट टू कन्वर्ट सच काइंड ऑफ सिक्योरिटी इनटू कैश, तो आपके पास ऑप्शन तो है नहीं, क्योंकि आपने एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया है और शॉर्ट टर्म पीरियड के अंदर अगर उसे आप लिक्विड में कन्वर्ट करना चाहते हैं, उसे कैश में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक इन्वेस्टर्स को खोजना पड़ेगा। और जनरली जो इन्वेस्टर्स होते हैं, ये इन्वेस्टर्स आपको सेकेंडरी मार्केट या स्टॉक एक्सचेंज में मिलते हैं। यानी आपको पहले अपने शेयर्स को यानी सिक्योरिटी को सेकेंडरी मार्केट या स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होते हैं ऑलरेडी, उनकी सेल की इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है। और जो पोटेंशियल बायर्स हैं, जो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हैं, जो कि आपकी सिक्योरिटीज़ को परचेस करने में इंटरेस्टेड हैं, आप उनको मार्केट रेट पे अपने शेयर या सिक्योरिटीज़ को सेल कर सकते हैं। यानी बेसिकली पहली टर्म में ये है कि आप क्या रहेंगे, एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर रहेंगे और आपको कैश या पैसे की ज़रूरत है, तो उस पैसे की ज़रूरत के लिए आप अपनी सिक्योरिटीज़ एंड इन्वेस्टमेंट को अपने सेकेंडरी मार्केट में क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। सो बेसिकली सेकेंडरी मार्केट या स्टॉक एक्सचेंज का फंक्शन यही है कि प्राइमरी मार्केट में जो शेयर एंड सिक्योरिटी ऑलरेडी इशू हो चुके हैं उन्हें लिक्विडिटी प्रोवाइड करने के लिए, उनको मार्केटेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए आप क्या करते हैं, सेकेंडरी मार्केट या स्टॉक एक्सचेंज का यूज़ करते हैं। ओके, सो व्हाट इज़ अ स्टॉक एक्सचेंज? आपने कई सारे वर्ड्स न्यूज़पेपर्स में एंड एज वेल एज न्यूज़ चैनल्स में कई बार स्टॉक एक्सचेंज के नाम सुने होंगे। सो व्हाट इज़ स्टॉक एक्सचेंज? द स्टॉक एक्सचेंज प्लेज अ pivotal role in the growth of the industry and the commerce of the country that eventually affect the economy to a great extent. After issuing the security, there is a need for a market where they can be traded. The stock exchange is a common platform where buyer and seller of security actively traded already issued security. यानी कि स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसा प्लेस है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बायर एंड सेलर सिक्योरिटीज़ के जो पोटेंशियल बायर हैं, जो चाहते हैं कि वो अपने मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो बायर्स, और जिनके पास ऑलरेडी सिक्योरिटीज़ अवेलेबल हैं, वो अगर अपनी सिक्योरिटीज़ को सेल करना चाहते हैं तो वो दोनों एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे मिलते हैं, जहाँ पे सेलर जो होता है अपनी सिक्योरिटी की इन्फॉर्मेशन शेयर करता है कि व्हाट इज़ द मार्केट प्राइस, किस कंपनी की सिक्योरिटीज़ हैं, इसमें क्या रिटर्न्स हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करता है। एंड अगर बायर को लगता है कि ये सिक्योरिटी परचेस करने पर उसे फ़ायदा है तो वो उन सारी सिक्योरिटीज़ को परचेस करता है। यानी बेसिकली अगर हम बात करें तो स्टॉक एक्सचेंज जो होता है वो
इम्पॉर्टेंट एक मार्केट की तरह है, एक प्लेटफॉर्म की तरह है, जहाँ पर हम अपनी कॉमन सिक्योरिटीज़ को, जहाँ पे ऑलरेडी इशूड सिक्योरिटीज़ को हम लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं। यानी बेसिकली मैं बार बार एक ही चीज़ आपको इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज ऑफ द बेसिक फंड ऑफ स्टॉक एक्सचेंज इज़ डैट कि अगर हमें पहले से कोई सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं और उसे हम मार्केट में चाहते हैं कि वो ट्रेड हो, मार्केट में चाहते हैं कि वो सेल हो, उसे लिक्विडिटी प्रोवाइड हो, तो इसके लिए हम स्टॉक एक्सचेंज की तरफ मूव करते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज डेफिनेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज अकॉर्डिंग टू सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956। ये आप लोग मेंशन कर लीजिएगा, सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956। स्टॉक एक्सचेंज मीन्स एनी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल वेयर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट constituted for the purpose of assessing, regulating and controlling the business of buying and selling of securities। यानी कि स्टॉक एक्सचेंज जो है बेसिकली ये रेगुलेट होता है अंडर द एक्ट सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956। यानी स्टॉक एक्सचेंज एक इंडिविजुअल्स की बॉडी होती है जहाँ पे कई सारे इंडिविजुअल्स मिलकर एक रेगुलेटरी बॉडी क्रिएट करते हैं, जिसका पर्पस होता है जो सिक्योरिटीज़ को हम बाइंग एंड सेल कर रहे हैं उनको असेस करना, उनको रेगुलेट करना एंड कंट्रोल करना। इट मीन्स मैंने करने का मतलब ये है कि जो भी बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटी हो रही जो ऑलरेडी इशूड हो चुकी हैं, जैसे मेरी एक नई कंपनी है, मैंने मार्केट से पैसा लेने के लिए, पब्लिक से पैसा लेने के लिए हमने प्राइमरी मार्केट में शेयर को इशू कर दिया और फर्दरली जिसको शेयर इशू किया वो चाहता है कि वो सिक्योरिटी को रिटेन नहीं करना चाहता है, वो मार्केट में फिर से उसको बेच देना चाहता है किसी अदर इन्वेस्टर्स को, तो उसके लिए वो स्टॉक एक्सचेंज की तरफ मूव करेगा। यानी स्टॉक एक्सचेंज ये देखेगा कि जो हम सिक्योरिटी को बाय कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं उसको एसेस करना, मॉनिटर करना, रेगुलेट करना, कंट्रोल करना कि सारी चीज़ें फेयर हो रही हैं कि नहीं हो रही। ऐसा तो नहीं है कि सेलर के साथ किस तरह का अनफेयर किया जा रहा है या बायर को हम लोग हाई प्राइस पे और रॉन्ग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करके सिक्योरिटी को सेल कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट रखती हैं। सो द नेक्स्ट टॉपिक ये उठता है कि वाई बाय और सेल सिक्योरिटी, हम सिक्योरिटी को क्यों खरीदते और बेचते हैं। तो उसका सीधा सीधा जवाब ये है कि इन्वेस्टर इन सिक्योरिटी मे बी नीड इन फंड बट ही कैन नॉट गेट इट रिडीम फ्रॉम द कंपनी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। ये आपको पता ही है कि अगर हमने किसी कंपनी से शेयर या सिक्योरिटी परचेस कर लिया तो ज़रूरी नहीं है कि हम जब चाहे तब जाकर अपने सिक्योरिटीज़ को रिडम्पशन करा सकते हैं। उसका एक प्रॉपर टाइम एंड पर्सन होता है। तो एक बंदा है जिसके पास सिक्योरिटीज़ हैं, उसने ऑलरेडी इन्वेस्ट करके रखा हुआ है और उसे फ़ंड की ज़रूरत है, बट वो कभी भी जाकर शेयर को रिडीम नहीं करा सकता, सिक्योरिटी को रिडीम नहीं करा सकता, और वो चाहता है कि वो सिक्योरिटीज़ को सेल कर दे। Whereas there may be a person institution which has a surplus fund and wants to invest the share, debenture, bond, etc. But we do not, that new share is not happening all that time and also all the applicant to new issue do not get allotment। ये भी बहुत बिल्कुल सही बात है कि वहीं दूसरा बंदा ऐसा है या इंस्टीट्यूशन ऐसा है जिसके पास पैसे हैं, वो चाहता है कि वो शेयर डिबेंचर या बॉन्ड में इशू करे, लेकिन हमें पता है कि हर टाइम नया शेयर अवेलेबल होना हर टाइम ये पॉसिबल नहीं होता। यानी ये ज़रूरी नहीं है कि कंपनी हर टाइम न्यू मार्केट में शेयर इशू करे। तो इन्वेस्टर हैज़ नो अदर ऑप्शन, यानी इन्वेस्टर के पास कोई ऑप्शन नहीं होता दैन टू बाई फ्रॉम द एग्जिस्टिंग ओनर ऑफ द सिक्योरिटी हैर इज़ कम टू द रोल ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। यानी बेसिकली यहाँ पर ये किया जाता है कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं, यानी जो फर्स्ट पैराग्राफ में मेंशन है, यानी कि जो फर्स्ट इन्वेस्टर्स है वो अपनी सिक्योरिटी को सेल करना चाहता है और सेकेंड इन्वेस्टर जो है वो अपनी सिक्योरिटी को एडिशनल सिक्योरिटी परचेस करना चाहता है क्योंकि ही हैज़ अ सरप्लस फंड। सो जो सेलर है और बायर है उसके लिए कॉमन प्लेटफॉर्म होनी ज़रूरी है। कॉमन प्लेटफॉर्म कौन प्रोवाइड करता है? स्टॉक एक्सचेंज, जहाँ पे दोनों मिलते हैं। और डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द फंड, यानी फ़ंड के डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे हम लोग सिक्योरिटी को बाय एंड सेल करते हैं। और ये सारी चीज़ें जो रेगुलेट होती हैं वो अंडर द सुपरविज़न ऑफ सेबी के होती है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। Okay, so now we will move to the next topic, that is a function of a stock exchange. It is very important market of the of the capital market. Capital market में basically you know very well कि यहाँ हम लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ को ट्रेड करते हैं। अगर हम न्यू इन्वेस्टर्स हैं, नई न्यू कंपनीज़ हैं, या फिर हम एग्जिस्टिंग कंपनी है लेकिन अपनी कंपनीज़ को एक्सपेंड करना चाहते हैं
बढ़ाना चाहते हैं, तो उस सिचुएशन में हम लोग करते क्या हैं कि प्राइमरी मार्केट में शेयर को इशू करते हैं, और जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं अगर वो चाहते हैं कि हमारी सिक्योरिटी सेल हो, उन्हें लिक्विडिटी प्रोवाइड हो, तो वो स्टॉक एक्सचेंज की तरफ मूव करते हैं। यानी द फर्स्ट वन, द फंक्शन ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज, द फर्स्ट इज प्रोवाइड लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी टू एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़। यानी जो सिक्योरिटी ऑलरेडी मार्केट में इशूड हैं उनको लिक्विडिटी प्रोवाइड करना और उनकी मार्केटेबिलिटी प्रोवाइड करना, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज। तो ये अपने माइंड में रख लीजिएगा। द फर्स्ट फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज द प्रोवाइड्स लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी टू एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़। यानी जो सिक्योरिटी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं उन्हें लिक्विड में कन्वर्ट करना, उनकी मार्केटिंग करना, ये दोनों ही चीज़ें जो होती हैं स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर डिपेंड करती हैं। इट मीन्स इट प्रोवाइड अ रेडी एंड कॉन्टिन्यूस मार्केट where security are bought and sold. It gives investors to chance to de-invest and reinvest. Thus, regular dealing provide both liquidity and marketability to existing securities. The second is pricing of security. Pricing of security is that it helps in determining the price of various security that reflect their real worth through the interplay of demand and supply. The stock market, like Sensex, reflect the market direction and indicate day-to-day fluctuation in share prices. मैंने आपको बार बार मैं बता रहा हूँ ये चीज़ें कि जो हमारी सिक्योरिटीज़ ऑलरेडी प्राइमरी मार्केट में इशू होती हैं, अगर एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर उसे रीसेल करना चाहता है, बाद में बेचना चाहता है टू द न्यू इन्वेस्टर्स, तो वहाँ पे उस सिक्योरिटीज़ की प्राइस डिसाइड करना बेसिकली डिपेंड करता है डिमांड एंड सप्लाई पे। डिमांड एंड सप्लाई का मतलब ये है कि उस सिक्योरिटी को ख़रीदने के लिए कितने लोग खड़े हैं और उस तरह की सिक्योरिटी को सेल करने के लिए कितने लोग खड़े हैं, यानी डिमांड एंड सप्लाई। अगर डिमांड ज़्यादा है किसी पर्टिकुलर सिक्योरिटी की तो जाहिर सी बात है उसकी प्राइस ज़्यादा होगी, और अगर किसी भी सिक्योरिटीज़ की सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है तो प्राइस ज़्यादा होगा, और सप्लाई बहुत ज़्यादा है और डिमांड कम है, तो उस सिचुएशन में वहाँ पर आप ये चीज़ देखते हैं कि हमें ये चीज़ देखने को मिलता है कि उसकी जो प्राइस होती है वो कम होती है। यानी कि स्टॉक एक्सचेंज या स्टॉक मार्केट एक ऐसा तरीका है, एक ऐसा माध्यम है जिसके हेल्प के थ्रू हम एक शेयर्स की डे टू डे फ्लक्चुएशन को रिकॉर्ड करते हैं कि डे टू डे फ्लक्चुएशन क्या। आप न्यूज़पेपर में भी देखते होंगे, न्यूज़ चैनल्स में भी देखते होंगे, सेंसेक्स एंड निफ्टी। तो सेंसेक्स एंड निफ्टी जो है वो BSE NSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज दोनों का एक इंडिकेटर है जिसमें हम मेज़र करते हैं कि जो कंपनीज़ के प्राइस हैं, कंपनीज़ के जो शेयर प्राइसेस हैं उसमें डे टू डे कैसा फ्लक्चुएशन आ रहा है, यानी स्ट्रॉन्ग हो रहा है कि डिक्रीज़ हो रहा है। इट मीन्स जो शेयर के प्राइसेस हैं वो बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं। यानी सिक्योरिटीज़ की प्राइस डिसाइड करना वो सेलर के ऊपर डिपेंड नहीं करता कि मैंने कह दिया कि इतने का है तो इतने ही का मान लेना चाहिए, नहीं, वो डिपेंड करेगा स्टॉक मार्केट में कि स्टॉक मार्केट में उस सिक्योरिटी की पर्टिकुलर सिक्योरिटी की डिमांड क्या है और सप्लाई क्या है। ओके, नाउ द थर्ड वन इज अ सेफ्टी ऑफ ट्रांजेक्शन. Okay, it is well regulated and its dealing are well defined according to the existing legal framework. This ensure that investing public gets a safe and fair deal in the market. It is a very important part कि जो भी हम सेलिंग एंड परचेजिंग कर रहे हैं उसका सेफ़ होना भी बहुत ज़रूरी है. यानी कि जो सेलर हैं उसके भी इंटरेस्ट पे कोई हार्म ना हो और जो परचेज़र है उसके भी इंटरेस्ट पे कोई हार्म ना हो. यानी जो सेल कर रहा है उसे फेयर वैल्यू नहीं मिल रही है और जो परचेज़ कर रहा है उसे फेयर वैल्यू पे उसे परचेज़ नहीं किया जा रहा है, उसे गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है. तो इस सिचुएशन में ट्रांजैक्शन की सेफ्टी बनाने की जिम्मेदारी भी स्टॉक मार्केट की होती है. यानी स्टॉक मार्केट न सिर्फ एक कॉमन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है फॉर द सेलर एंड परचेजर ऑफ द सिक्योरिटी, but also provide the facility of the pricing of security as well as the safety of the transaction. The next one is a contributes to economic growth. अब आप कहोगे इसमें इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए क्या स्कोप है. In a stock exchange, the process of disinvestment and reinvestment channelize the saving into the productive investment avenues. This leads to capital formation and economic growth. देखिए इसमें होता क्या है कि बेसिकली अगर ये फंडा नहीं होता है स्टॉक एक्सचेंज का तो जो सेलर है जिसके पास ऑलरेडी सिक्योरिटीज़ हैं वो पैसा निकाल लेता
और फिर कंपनी के पास से पैसा चला जाता। यानी यहाँ पे किसी एग्जिस्टिंग या न्यू इन्वेस्टर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। सपोज़ मैंने किसी कंपनी के शेयर में पैसा लगा दिया, ठीक है, और आफ्टर 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर के बाद मुझे लगा कि मुझे पैसा विड्रॉ कर लेना चाहिए, मुझे पैसे की नीड है, तो मैंने निकाल लिया पैसा, तो कंपनी के पास पैसा नहीं रहता, या कंपनी हमेशा डिस्टर्ब रहती है इस चीज़ को लेकर कि यार कब ना कब हमारा जो इन्वेस्टर है वो हमारा साथ छोड़ देगा। तो उनका जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब रहता कंपनी का, तो उससे इकोनॉमिक ग्रोथ पे तो एडवर्स इफेक्ट पड़ता ही पड़ता। साथ ही साथ जो इकोनॉमी में पैसा जा रहा है, जैसे हम लोग री इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो भी नहीं रहता। यानी अगर आप देखो तो सेकेंडरी मार्केट की हेल्प से हम एक चीज़, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कंपनी को हम डिस्टर्ब नहीं करते। यानी जो प्राइमरी मार्केट के थ्रू जिस कंपनी ने अपना पैसा अरेंज किया है वो अपना बिजनेस कर रही है। यहाँ पे ट्रांसफ़र जो हो रहा है या परचेज एंड सेलिंग हो रहा है वो इन्वेस्टर्स के बीच में हो रहा है, कंपनी का इसमें कोई रोल ही नहीं होता। कंपनी ने 10 करोड़ रुपए का शेयर इशू किया और 10 करोड़ रुपए उससे मिल गए, वो अपना काम कर रही है। जो हम लोग इन्वेस्टर्स हैं, हमारी एक्टिविटी से उन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, यानी एक तरह से वो इकोनॉमिक ग्रोथ पे किसी प्रकार का कोई इफेक्ट नहीं डाल रहा। अगर ऐसा एक स्टॉक एक्सचेंज नहीं होता तो जनरली बार बार हम लोग क्या करते, कंपनी को डिस्टर्ब करते कि मेरे शेयर का रिडम्पशन करो, तो वो बार बार परेशान रहती कि कहीं ना कहीं हम फेल ना हो जाए अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न देने। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। The next one is spreading equity cult. It is an organized market which takes various steps to guide and educate investor, public information about company listed on the stock, and ensures better and safe trading practices. These practices have played a vital role in increasing the number of people investing in equity, thus leading to wider ownership of equity. स्प्रेडिंग इक्विटी कल्ट का मतलब ये है कि जनरली जो हम रॉन्ग इन्फॉर्मेशन की बात कर रहे थे कि यहाँ एक ऐसा मार्केट है सेकेंडरी मार्केट जहाँ पर हम इन्वेस्टर्स को गाइड करने के लिए और एजुकेट करने के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेशन पब्लिश करते हैं। जो कंपनीज लिस्टेड होती हैं स्टॉक एक्सचेंज में, उनकी इन्फॉर्मेशन हम लोग पब्लिश करते हैं ताकि बेटर और सेफ ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस हो सके। जैसे अगर आपको किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना है तो यू हैव अ सफिशिएंट नॉलेज अबाउट द कंपनी कि कंपनी उस पैसे का कहाँ इन्वेस्ट करती है, पैसा किस तरह का, क्योंकि कंपनी की ग्रोथ आपकी शेयर की ग्रो पे डिपेंड करेगी। क्योंकि आपको पता है कि अगर कोई कंपनी ने कोई शेयर इशू किया एंड यू आर द इन्वेस्टर ऑफ दी सिक्योरिटीज़ और वो कंपनी अच्छी परफॉर्मेंस कर रही है तो यू नो आपके शेयर की वैल्यू बढ़ेगी। अगर कंपनी बेकार परफॉर्म करेगी तो आपके शेयर की वैल्यू घटेगी, यानी आपकी सिक्योरिटीज़ की वैल्यू डिक्लाइन होगी। सो यू नो वेरी वेल कि कंपनी अच्छा करेगी बुरा करेगी ये तो फ्यूचर पे डिपेंड करेगा, लेकिन उसके जो प्लान्स हैं, जो उसकी कह सकते हो ऑपरेशन है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन पहले दे दिया जाता है। कैसे पहले दिया जाता है कि कंपनी एक अपना प्रॉस्पेक्टस प्रोवाइड करती है, एक अपनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है कि वो किस तरह का बिजनेस करती है, उसकी पास्ट परफॉर्मेंस क्या है, उसके अपकमिंग प्लान्स क्या हैं, जिसके बेसिस पे हमें बेसिकली ये पता चलता है कि कंपनी का फ्यूचर प्लान क्या है, कंपनी किस तरह का बिजनेस कर रही है। जैसे अगर हम रिलायंस कंपनी की बात करें तो रिसेंटली आपने यू नो वेरी वेल कि रिलायंस कंपनी बिकम्स अ फर्स्ट इंडियन कंपनी विच आर फुल्ली डेप्ट फ्री, यानी उसके ऊपर कोई डेप्ट नहीं। तो अगर आप प्रेजेंटली अगर कंपनी पे जाएं, कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी है, कंपनी ने अपना टाइमली सारा रिफ़ंड कर दिया, टाइमली अपना सारी चीज़ें जो थी जो रिफ़ंड करना था उसे अपना रिफ़ंड। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे बिज़नेस के इन्वेस्टर्स के लिए एंड बिज़नेस के रिलेटेड पर्सन के लिए काफ़ी गुड न्यूज़ होती है। सो कहीं ना कहीं वो चीज़ें हमें एजुकेट करती हैं, हमें गाइड करती हैं कि हमें इन्वेस्ट कहाँ करना है। सो अगर हमें इस समय रिलायंस कंपनी का शेयर मिलेगा तो बेसिकली फ्रेंकली वी कैन से कि हम उसको ख़रीदने के लिए मना नहीं करेंगे। सो स्प्रेडिंग इक्विटी कर्ल have played a vital role in increasing the number of people investing in equity, thus leading to the wider ownership of equity। यानी आप अभी देखो तो हमारा ज़्यादा इन्वेस्टमेंट डेप्ट पे ना होकर इक्विटी में होगा। अगर ये इन्फॉर्मेशन हमें पहले पता होती कि कंपनी जो है एक ऐसा स्टेप उठाना चाहती है, एक ऐसा स्टेप लेना चाहती है जिसमें वो ज़्यादा से ज़्यादा डेप्ट को परफॉर्म करके डेप्ट फ्री रहना चाहती है, तो वहाँ यू नो वेरी वेल कि वहाँ उसके ऊपर कोई डेप्ट नहीं रहेगा। तो डेप्ट नहीं है तो कोई फिक्स इंटरेस्ट चार्जेस नहीं है, फिक्स इंटरेस्ट चार्ज नहीं है तो कंपनी के जितने भी रिटर्न आएंगे, जितने भी प्रॉफिट्स कंपनी अर्न करेगी वो सारा का सारा इक्विटी शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट हो। सो कहीं ना कहीं अगर हम ये माने
कि स्प्रेडिंग इक्विटी कल्ट परफॉर्म स्प्रेडिंग इक्विटी कल्ट यानी इक्विटी पे ज़्यादा डिपेंडेबिलिटी कब होगी, जब हम अपने इन्वेस्टर्स को गाइड करें, एजुकेट करें, इंफॉर्मेशन कंपनी की जो इंफॉर्मेशन है उसे हम पब्लिक करें, पब्लिश करें, तो ये सारी चीज़ें हमें कहीं ना कहीं हेल्प करेंगी। द नेक्स्ट, प्रोवाइड स्कोप फॉर स्पेकुलेशन। यू नो वेरी वेल कि जो मनी मार्केट है उसके कंपैरिजन में जो कैपिटल मार्केट का जो इशू ऑफ शेयर है, इशू ऑफ सिक्योरिटी, वो जनरली डिपेंड करता है स्पेकुलेशन में। स्पेकुलेशन का मतलब ये होता है कि यू नो वेरी वेल कि जो सिक्योरिटीज़ के प्राइस डिसाइड होते हैं स्टॉक एक्सचेंज पे, वो उसके डिमांड एंड सप्लाई पे डिपेंड करते हैं। तो और डिमांड एंड सप्लाई पे जब कोई चीज़ें डिपेंड करती हैं तो वो जनरली स्पेकुलेशन पे आ जाती हैं। यानी ये अनुमान लगाना, ये पहले से एस्टिमेट करना कि सिक्योरिटीज़ की प्राइस इंक्रीज़ होगी कि कम होगी, वो जनरली हम किस पे डिपेंड करते हैं, द पास्ट परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी एंड अपकमिंग प्लान ऑफ द कंपनी। It is generally accepted that a certain degree of speculation is necessary to ensure liquidity and price continuity in stock market. That is provides sufficient scope for speculation in a restricted and controlled manner within a provision of law. It means हम जनरली स्पेकुलेशन प्रोवाइड करते हैं। स्पेकुलेशन मतलब एक अनुमान लगाना, एक एस्टिमेशन करना कि फ्यूचर में शेयर की प्राइस बढ़ेगी घटेगी। तो ये सारी चीज़ें किस पे डिपेंड करेंगी, डिपेंड करेंगे डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द सिक्योरिटीज़। तो कहीं ना कहीं हम स्पेकुलेशन पे भी ज़्यादा ध्यान देते हैं। रही बात सारे फंक्शंस की, तो यू नो वेरी वेल द फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज which are as follow. The first one is to provide liquidity and marketability to existing securities, pricing of securities, safety of transaction, contributes to economic growth, spreading equity cult, and provide scope for speculation. So now we will move to the next topic of this chapter, that is टाइप्स ऑफ ऑपरेटर ऑन ए स्टॉक एक्सचेंज। यानी स्टॉक एक्सचेंज में कई तरह के ऑपरेटर्स वर्क करते हैं। ऑपरेटर्स मीन्स द ऑपरेटर वर्किंग ऑन ए स्टॉक एक्सचेंज कैन बी कैटेगराइज एज अ ब्रोकर, जॉबर, या आपने नाम भी सुना होगा ब्रोकर। अ ब्रोकर इज अ मेंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, ही बाय एंड सेल सिक्योरिटी ऑन बिहाफ ऑफ आउटसाइडर who are not a member of stock exchange. He charges brokerage or commission for his service. He buys and sell of all types of transaction securities as demanded by investor. Suppose you are investor, आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है, स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करना है, किसी कंपनी की सिक्योरिटीज़ को खरीद के उसमें पैसा लगाना है। सो बेसिकली ये सारी चीज़ें कैसे होंगी, ब्रोकर की हेल्प से होंगी। ब्रोकर एक मीडिएटर्स होगा जो आपके बिहाफ पर, जो आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं आपके बिहाफ पे स्टॉक मार्केट से, स्टॉक एक्सचेंज के से शेयर खरीदेगा, ठीक है, और वो शेयर फिर आपको ट्रांसफ़र कर देगा। यानी कि आपके बिहाफ पे वो सिक्योरिटीज़ खरीदते हैं और जनरली उसके लिए वो आपसे ब्रोकरेज या कमीशन चार्ज करते हैं, ठीक है। यानी इन्वेस्टर्स जिस तरह की सिक्योरिटीज़ खरीदना चाहते हैं या सेल करना चाहते हैं, वो आउटसाइडर के बिहाफ पे उन सारी सिक्योरिटीज़ को सेल एंड परचेस करते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ अ जॉबर्स। A jobber is a member of stock exchange. He buys and sells security on his behalf. He is a specialized in one type of security and makes profit by selling the securities at a higher price. In Mumbai Stock Exchange, he is also known as a तरवानी वाला, जिसे हम लोग तेजी वाला भी कहते हैं जनरली। जॉबर्स का काम क्या होता है कि स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर होते हैं, वो अपने बिहाफ पर सिक्योरिटीज़ को खरीदते हैं, बेचते हैं। ये किसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ सिक्योरिटी को, जैसे किसी एजुकेशन कंपनी की सिक्योरिटीज़ हैं, किसी आईटी डिपार्टमेंट से रिलेटेड, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी से, आईटी कंपनी से रिलेटेड कोई सिक्योरिटीज़ हैं, अगर उसे लगता है कि आज उस सिक्योरिटीज़ के प्राइस कम है तो उस सिक्योरिटीज़ को ख़रीदता है, और फ्यूचर में जब उसी सिक्योरिटीज़ के प्राइस हाई हो जाते हैं तो उस सिक्योरिटीज़ को सेल कर देता है। यानी जॉबर्स का काम ये होता है कि जब कोई सिक्योरिटीज़ के प्राइस हाई हो जाएं तो उसे सेल कर लेना, और जब किसी सिक्योरिटीज़ के प्राइस लो हो तो उसे ख़रीद लेना। यानी बेसिकली जॉबर्स का काम होता है कि सिक्योरिटीज़ को हाई प्राइस पे सेल करके प्रॉफिट अर्न करना। द नेक्स्ट वन इज़ अ बुल। यू नो बुल is a speculator who expect rise in the price. He buys security with a view to sell them in future at a higher price and making out a profit. In Mumbai Stock Exchange, he is also known as a तेजी वाला। जनरली इसका जो चीज़ें होती हैं, जो इसका ऑपरेशन होता है, वो जनरली मिलता है जॉबर्स से। जॉबर्स की तरह ही बुल्स भी एक स्पेकुलेटर होता है। स्पेकुलेटर का मतलब होता है एक अनुमान करता है, एस्टिमेशन करता है कि फ्यूचर में पर्टिकुलर सिक्योरिटीज़ के प्राइस इंक्रीज़ होंगे। यानी कि
वो सिक्योरिटीज़ को ख़रीदता है, इसीलिए ख़रीदता है कि फ्यूचर में उसके प्राइस बढ़ेंगे और प्राइस बढ़ने के बाद उसे प्रॉफिट होगा, इसीलिए इसे हम लोग तेज़ी वाला भी कहते हैं। सो जॉबर्स एंड बुल्स का जो ऑपरेशन है, जो तरीका है, वो सेम है। द नेक्स्ट वन इज़ अ बियर्स। अ बियर इज़ अ स्पेकुलेटर हु एक्सपेक्ट फॉल इन द प्राइस, ही सेल सिक्योरिटी विच ही डज नॉट वांट टू पजेस। इज़ ऑल्सो नोन एज अ मंदी वाला इन मुंबई स्टॉक एक्सचेंज। तो तेजी वाला एंड मंदी वाला। मंदी वाला का काम क्या होता है, वो एक्सपेक्ट करता है कि जो सिक्योरिटीज़ के प्राइस है वो फ्यूचर में गिरने वाले हैं। तो जब किसी सिक्योरिटीज़ के प्राइस फ्यूचर में गिरने वाले हैं तो यू नो वेरी वेल कि वो सिक्योरिटीज़ को रखना नहीं चाहेगा, क्योंकि पता है कि अगर उस सिक्योरिटीज़ के दाम और घटेंगे तो उससे और ज़्यादा लॉस होगा। तो लॉस को एस्टिमेट करने के, लॉस को पता करने के लिए वो क्या करते हैं, जनरली उस सिक्योरिटीज़ को रीसेल कर देते हैं इन द मार्केट। तो यानी बुल का काम का है एक्सपेक्ट करना कि सिक्योरिटीज़ के प्राइस इंक्रीज़ होंगे, बढ़ेंगे, और बियर्स का काम क्या होता है, जो मंदी वाला होते हैं उनका काम क्या होता है, एक्सपेक्ट करना कि फ्यूचर में प्राइस घटेंगे। यानी जब फ्यूचर में प्राइस इंक्रीज़ होने वाले हैं तो अभी सिक्योरिटीज़ को ख़रीद लो, और फ्यूचर में प्राइस बढ़ने से प्रॉफिट अर्न कर लो। और बियर का काम क्या होता है, हु एक्सपेक्ट फॉल्स इन द प्राइस, यानी उन्हें एस्टिमेट करते हैं कि किस किस सिक्योरिटीज़ के प्राइस कम होने वाले हैं, और उसको स्पेकुलेट करना, उसे पता करना, और फिर उन सारी सिक्योरिटीज़ को इमीडिएटली सेल कर देना ताकि हमें लॉस ना हो। द फिफ्थ वन इज़ अ स्टैग। Stag is a speculator who subscribes to a new issue expecting the price of the stock rise immediately at the starting time of trading. The sole aim of a stag is a sell to share soon after allotment to realize a quick profit. इस स्टैग भी एक तरह का स्पेकुलेटर होता है जो न्यू शेयर्स को सब्सक्राइब करते हैं, यानी जनरली जो नए शेयर मार्केट में इशू होते हैं थ्रू द EIPOs। आपने सुना होगा जब हम लोग प्राइमरी मार्केट की बात कर रहे थे तो उसमें EIPOs थे। EIPOs का काम ये था कि हम लोग क्या करते थे, उसमें ये सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होती थी, यानी फर्स्ट टाइम कोई नई सिक्योरिटीज़ पब्लिक को इशू करनी है, और जो हमारा लेवल है, ट्रेडिंग लेवल है, वो काफ़ी बड़ा है, पब्लिक का साइज़ काफ़ी बड़ा है, तो सब तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए हम लोग EIPOs की हेल्प लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इनिशियल पब्लिक ऑफर। तो पब्लिक से पैसा अरेंज करने के लिए स्टॉक एक्सचेंज का हेल्प लिया है। तो स्टैग क्या करते हैं, वो उसी तरह के EIPOs की हेल्प से क्या करते हैं, न्यू शेयर्स को सब्सक्राइब करते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि जो सिक्योरिटीज़ उन्होंने खरीदी हुई हैं, जिसे हम लोग स्टॉक भी बोलते हैं, प्राइस ऑफ द स्टॉक राइज इमीडिएटली द स्टार्टिंग टाइम ऑफ ट्रेडिंग, यानी बिजनेस के स्टार्टिंग टाइम में उसका जो प्राइस है, शेयर का प्राइस है, वो इंक्रीज़ करेगा। द सोल एम ऑफ द स्टैग इज सेल द शेयर सून आफ्टर अलॉटमेंट टू रियलाइज अ क्विक प्रॉफिट। जैसे अभी किसी कंपनी ने न्यू शेयर इशू किया मार्केट में, प्राइमरी मार्केट में थ्रू द EIPOs के थ्रू में, यू नो वेरी वेल कि हम लोग स्टॉक मार्केट के थ्रू प्रोसीडिंग करते हैं, यानी फ्रेश सिक्योरिटीज़ भी स्टॉक मार्केट में इशू होती हैं, लेकिन वो EIPOs होता है, वो उसका अलग कॉन्सेप्ट होता है, वो मैंने आपको पहले बताया हुआ। तो स्टैग वाले क्या करते हैं, पहले उस शेयर को सब्सक्राइब करते हैं, ख़रीदते हैं, और सब्सक्राइब इसीलिए करते हैं कि उन्हें एक्सपेक्टेशन होता है कि उसका जो प्राइस है वो मार्केट में इशू होने वाला है, और जैसे ही अलॉटमेंट हो जाता है, जैसे ही शेयर का अलॉट हो जाता है, तो वो सारे शेयर्स को सेल कर देते हैं। कितनी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि उसकी डिमांड ज़्यादा होती है। जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसकी डिमांड करेंगे तो जाहिर सी बात उस शेयर की प्राइस बढ़ेगी, और प्राइस बढ़ेगी तो उस शेयर को सेल करके प्रॉफिट अर्न कर लेंगे। तो बेसिकली जो हमारे ये इंडिकेटर्स हैं, जो ये सारे ऑपरेटर्स हैं स्टॉक एक्सचेंज में, वो कहीं ना कहीं हमारे सारे काम को करने के लिए हेल्पफुल होते हैं, और ये जनरली इनका प्राइमरी एम ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना। किसके लिए प्रॉफिट अर्न करना? फॉर द इन्वेस्टर्स एंड फॉर द हेल्प्स। जैसे ब्रोकर मीडिएटर होता है, आउटसाइडर की बिहाफ पे शेयर सिक्योरिटीज़ को परचेस करता है एंड सेल करता है, और उसके लिए एक नॉमिनल चार्जेस यूज़ करता है, जैसे ब्रोकरेज एंड कमीशन। वेयर जॉबर्स का काम क्या होता है? जस्ट लाइक तरवानी वाला का मतलब क्या होता है कि वो एक्सपेक्ट करना किसी स्पेसिफिक टाइप ऑफ सिक्योरिटीज़ पे कि उसकी प्राइस बढ़ने वाली है कि घटने वाली है। अगर बढ़ने वाली होती है तो यू नो वेरी वेल कि वो सिक्योरिटी को तुरंत सेल करके प्रॉफिट अर्न करता है। वहीं बुल्स एंड बियर, बुल्स का काम भी होता है इंक्रीजमेंट, एक्सपेक्ट करना कि किन किन सिक्योरिटीज़ के प्राइस इंक्रीज़ होने वाले हैं, और जैसे ही उस प्राइस सिक्योरिटीज़ फ्यूचर में इंक्रीज़ हो जाएँ तो उसे बेच के प्रॉफिट अर्न कर देना। और बियर्स का काम क्या होता है? स्पेकुलेटर्स होते हैं, वो एक्सपेक्ट फॉल इन द प्राइस एंड
ही सेल सिक्योरिटी विच ही डज़ नॉट वांट टू परचेज। एंड स्टैक का काम क्या होता है कि जो प्राइमरी मार्केट में जनरली EIPOs के थ्रू जो भी प्राइमरी मार्केट में शेयर इश्यूज़ होते हैं उन्हें सब्सक्राइब करना, न्यू शेयर्स को सब्सक्राइब करना और एक्सपेक्ट करना, यानी कि जो स्टॉक का प्राइस है वो इंक्रीज़ होगा जैसे ही हमारा काम स्टार्ट होता है। जब भी बेसिकली अगर हम आपको बताएं कि जब भी कोई नया कोई कंपनी होती है, व्हेन एनी कंपनी स्टार्ट अ न्यू फंक्शन इन द आवर बिजनेस, सो इन दिस सिचुएशन जैसे ही वो अपना ट्रेड स्टार्ट करती है तो सिक्योरिटी के प्राइस बढ़ते ही हैं, घटते नहीं हैं। कोई नई कंपनी अगर आप खोली है तो उसका जब वैसे ही आप अलॉटमेंट हो जाता है तो जैसे ही आप अपने काम को स्टार्ट करते हैं तो उसके प्राइस बढ़ते हैं। जैसे ही बढ़ते हैं तुरंत स्टैक वाले क्या करते हैं, यानी जो ट्रेडर्स होते हैं वो सारे जो होते हैं शेयर्स को सेल करके प्राइस को प्रॉफिट को अर्न करते हैं। तो बेसिकली आज हम लोगों ने दो चीज़ें इंपॉर्टेंटली डिस्कस की। द फर्स्ट वन इज़ द फंक्शन ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज एंड सेकेंड वन इज़ द टाइप्स ऑफ ऑपरेटर ऑन द स्टॉक एक्सचेंज. In the next video, we will come to you to introduce an important topic of this chapter, that is a trading and settlement procedure of a stock exchange. So I hope today we understand all the concept very easily. आज के लिए इतना ही. Thank you. Thanks a lot.